ओजो ग्रुप में मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं यहाँ के वीज़ा रिजेक्शन के कितने चांस हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर ओजो ने 100 बंदों को सिलेक्ट किया था, 100 में से कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ? ड्राइवर हो गया या होटल में हाउसकीपिंग हो गया, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये भी उन्हीं की तरह काम कर रहे थे, मैं भी उन्हीं की तरह। मुझे तकरीबन 2 से 3 वीक हो गए। दुबई से जो बंदा आता है उसको यहाँ पे 2000-2500 बचता है या इससे ज़्यादा बचता है? रिहाइश अपनी होती है, ठीक है, कंपनी में काम करें, हमें कैंसिल करके आना पड़ता है या कैंसिल किए बगैर हम आ सकते हैं? NOC चाहिए और सैलरी स्लिप चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, तो होटल बुकिंग और लीज एग्रीमेंट, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ठीक है? आसान के हैं वो, जब वीज़ा लग जाता है, पासपोर्ट उनके पास आ जाता है, उसके बाद वो घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आने के बाद इनको इधर काम ठीक लगा या दुबई में उनका काम ठीक था? मतलब यहाँ पे सेविंग कितनी है? सबसे पहले आपने क्या काम किया? रूम लिया है ना आपने? सबसे पहले आने से पहले जो लोग लेना चाहते हैं रूम, आपने कैसे लिया रूम? आप कोई बंदा आ रहा है वो आने से पहले रूम कैसे ले सकता है? जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं उनको डिग्रियां टेस्ट कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं है? क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि एक्सपीरियंस लेटर का, मुझे बता दें, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए पिछली कंपनीज के? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग ये पार्क में आए हुए थे। ये 3 बंदे हैं, ये तीनों न्यू आए हैं। ये भी तकरीबन माल्टा में भी एक महीना हुआ है इनको आए हुए। तो जो मैं हूँ, मुझे तो 2-3 महीने हो गए मैं आए हुए। तो ये ओजो में आए हैं, तीनों बंदे ये ओजो के हैं, ठीक है। आज हम इनका इंटरव्यू लेते हैं कि ये ओजो में कैसे सेलेक्ट होके आए हैं। तो और अगर आप लोग ओजो में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप लोग ये इनके किस किस कैटेगरी में सेलेक्ट होके आए हैं और ये कैसे सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि तीनों लोग हैं जो ये तीनों ही नॉर्मल आपकी तरह, वहाँ पर भी जॉब्स हैं, ड्राइवर हो गया या होटल में हाउसकीपिंग हो गया, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये भी उन्हीं की तरह काम कर रहे थे, मैं भी उन्हीं की तरह नॉर्मल सा काम कर रहा था। हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम लोग भी तीनों आए हैं। पहले मैं इनसे पूछता हूँ, आपके सामने इनसे सवाल पूछता हूँ कि किस काम में आए हैं और अगर आप भी आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। चलें इनसे सवाल पूछते हैं। ये तीनों ओजो के बंदे हैं, ठीक है। चलें जी, आपका नाम क्या है जी? जी वलीद रफ़ीक नाम है मेरा। ठीक है, और नाम चले रहने देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग तीनों किस कंपनी में आए हैं? ओजो ग्रुप में आए। ओजो ग्रुप में, ठीक है। आप कितने महीने पहले आए हैं? आप कितने दिन पहले आए हैं? मुझे तकरीबन 2 से 3 वीक हो गए। ठीक, और आपको? जी हम दोनों इकट्ठे आए थे। ठीक है, इकट्ठे आए थे। आपको तो परसों आए हो ना? हाँ, 2 दिन हो गए हैं, ठीक है। ये सारे ओजो में आए हैं, ठीक है। और आप दुबई में क्या काम करते थे, बताना? सर हम ड्राइवर थे, एज आ ड्राइवर हम काम कर रहे थे दुबई में, ठीक है। आप भी ड्राइवर थे, और आप जो क्या काम करते थे? फील्ड टेक्नीशियन और ड्राइवर प्लस फील्ड टेक्नीशियन और ड्राइवर, ठीक है। आप लोगों की सैलरी भी मेरी तरह दुबई में यही 2200 सैलरी थी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर दुबई से जो बंदा आता है उसको यहाँ पे 2200 बचता है या इससे ज़्यादा बचता है? जी सर, ये देखें, ये बेसिकली यहाँ पे बंदे के ऊपर होता है, वो जितना टाइम लगा सके। ओवर टाइम भी होता है और जो है ना बेसिक सैलरी होती है। अगर आपको डेली 2 से 3 घंटे ओवर टाइम के मिलते हैं तो आप जो है ना इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। 2200 जो दुबई में कमा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, अगर वहाँ से कोई 8-9 हज़ार सैलरी ले रहा है तो वो यहाँ पे आएगा तो वो शुरू में सैलरी उसको भी 2200 दुबई की बचेगा। इसलिए कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, वो दुबई में 8 हज़ार सैलरी ले रहे थे, इधर आके उनको 2000 बच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमने गलती कर दी आके इधर। तो इसलिए एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी 8-9 हज़ार सैलरी है तो आपको इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप अभी ये बताएं कि आपको आते साथ रूम भी इधर रिहाइश अपनी होती है, ठीक है। आपको रिहाइश मिल गई थी आते साथ, या कितने दिन लगे थे आपको रिहाइश ढूंढने में? रिहाइश ढूंढने में भाई जी हमें एक तो जैसे कि हमारे ये भाई थे, हमें इनके पास रहने की जगह मिल गई। अच्छा, तो आसानी से हमने रिहाइश ढूंढ ली। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिनका यहाँ कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, या रब्ता नहीं रखते, या कोई भी आके यहाँ आके उनसे रब्ता नहीं करता है, तो बड़ा मुश्किल होता है रिहाइश ढूंढना। अच्छा। और आके यहाँ सरवाइव करना, भूखे रहना पड़ता है, खाना भी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे दुबई की तरह होटल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का बताएं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या जब हम दुबई से आने लगते हैं या हम किसी कंपनी में काम करें, हमें कैंसिल करके आना पड़ता है या कैंसिल किए बगैर हम आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की अपने अपने मुंह है, उनकी अपनी अपनी बातें हैं। मैं विदाउट कैंसिल आया हूँ। आप भी विदाउट कैंसिल आए हैं? आप कैंसिल करके आए हैं? जी जी भाई, हम भी बेसिकली सेम कंपनी में थे और हम भी विदाउट कैंसिल, ठीक है। ये भाई कैंसिल करके आए हैं, ग्रेजुटी लेके आए हैं। ये आप ग्रेजुटी लेके आए हो, कैंसिल करके आए हो, ठीक है। मैं खुद भी अपना बताऊँ, मैं भी कैंसिल किए बगैर ही आया हूँ, ठीक है। कैंसिल करने का ये जो आपके सवाल हैं, ये मैंने आपको बता दूँ कि ये कैंसिल करने के बारे में इतना इशू नहीं है। और अच्छा, एक और सवाल है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि NOC चाहिए और सैलरी स्लिप चाहिए,
सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए आने तो के लिए? हाँ इधर वीज़ा लगने के करने लिए के लिए? नहीं वीज़ा लगवाने के लिए नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। जो चेक लिस्ट को फॉलो करो, जो उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किया ना चेक लिस्ट जो है ना ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये चीज़ें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। अच्छा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो ये तकरीबन आजकल सारे लगा लें तो अच्छा है, क्योंकि वो तो कंपनी से नहीं चाहिए, इसलिए पुलिस क्लियरेंस जरूरी है सर्टिफिकेट ना आप कि लगाएं। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका हाँ। हो कि कोई ऐसा है तो नहीं, इसको बाकी- लेकर है, जो बाकी चेक लिस्ट है उसको फॉलो करें। चेक लिस्ट में ये जो है ना ये चीज़ ऐड नहीं है, पुलिस क्लियरेंस NOC हाँ। ये सैलरी स्लिप वगैरह। आपने नहीं लगाई, ठीक है मैं पूछता हूँ, आपने सैलरी स्लिप लगाई है, सैलरी स्लिप और NOC लगाया नहीं लगाया? कुछ भी आपने लगाया था? जी नहीं नहीं लगाया, आपने लगाया सैलरी स्लिप NOC नहीं लगाया, देख लें ये आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिर्फ पुलिस है। तो बहुत सारे लोग जो पूछते हैं ना, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, ठीक और है। ना ही कोई लगाए। ठीक है, जो लोग पूछते हैं कि NOC और सैलरी स्लिप चाहिए, उनके लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। ये लोगों की कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन होती है, तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे दूसरी ये चीज़ बताएं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि होटल बुकिंग और लीज एग्रीमेंट, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ठीक है? आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से। एक्सपीरियंस बेसिकली जो है हमारा लीज एग्रीमेंट का है। हम ठीक है। हर बंदे को यही सजेस्ट करेंगे कि वो लीज एग्रीमेंट को जो है ना उसके साथ आए, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो हर चीज़ आपकी अटैच होती है, ओनर की ID प्लस बिल, उसके बाद जो उसके फॉर्म वगैरह होते हैं स्टिल अब्रॉड हाउसिंग अथॉरिटी। हाउसिंग जी, अथॉरिटी, ठीक वो है। हर चीज़ होती है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि उसी को फॉलो करें। लीज बाकी एग्रीमेंट, कुछ ठीक लोग- है। कुछ लोग जो है वो देखिए इस- लगा रहे हैं होटल बुकिंग। इसमें बात यह है कि हमारा एक्सपीरियंस लीज एग्रीमेंट का है, हाँ। लेकिन वीज़े होटल बुकिंग पे भी लगते हैं, हॉस्टल बुकिंग पे भी लगते हैं, ठीक लेकिन है। उसमें डाउट रहता है कि ये हम लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं, तो उसमें ये 15 दिन 20 दिन महीना उसमें थोड़ा, अगर फाइल आपकी VFS पे डीपली चेक होगी तो अगर ठीक। सम टाइम वो देखते हैं फाइल और वीज़ा लग जाता है। ठीक है, चलो ये इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि आप, अभी मैं तीनों से पूछता हूँ, आपने लीज एग्रीमेंट लगाया था या होटल बुकिंग लगाई थी? जी सर, हमने लीज एग्रीमेंट। आपने क्या लगाया था? लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट। आपने क्या लगाया था जी? लीज एग्रीमेंट लगाया था। और आप तीनों ने लिया लीज एग्रीमेंट, इधर से ही माल्टा से ही लिया था, ठीक है। अगर किसी बंदे को लीज एग्रीमेंट चाहिए होता है तो वो मैसेज नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको रब्ता करवा सकते हैं किसी से, या हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। करवा के दे देंगे। ठीक है। अच्छा एक और सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो इंडिया के हैं, नेपाल के हैं और पाकिस्तान के हैं, वो जब वीज़ा लग जाता है, पासपोर्ट उनके पास आ जाता है, उसके बाद वो घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? सर हमारे बहुत सारे दोस्त भाई दोस्त आए, पाकिस्तान से भी आए, बाकी डिफरेंट कंट्रीज से आए। पाकिस्तानी भाई कुछ पाकिस्तान से आए, उनको जो है ना कुछ एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम परेशानी काफ़ी लोगों ने फेस की है, तो बाकी- लेकिन आ जाते हैं पाकिस्तान से, जी, ठीक आ है। जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा मुश्किल एज अकॉर्डिंग टू दुबई या दूसरे कंट्री से ट्रैवल करने में पाकिस्तान से थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अच्छा, मुश्किल होता है। ये इस सवाल का भी मैं आपको जवाब खुद ही दे देता हूँ कि अगर आप वीज़ा लगने के बाद पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इंडिया जाना चाहें जा सकते हैं, आपको वापसी पे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका सारा काम जेन्युइन हुआ होता है, ना तो आपने किसी एजेंट से 2 नंबरी की हुई है ना कुछ किया हुआ, इसलिए जब तक जेन्युइन काम है आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप पाकिस्तान जाएँ। ये सवाल का जवाब भी मैंने इस वीडियो में दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ पूछते हैं, यहाँ पे आने के बाद इन लोगों से ये हम पूछते हैं कि यहाँ पे आने के बाद इनको इधर काम ठीक लगा है या दुबई में उनका काम ठीक था, मतलब यहाँ पे सेविंग कितनी है? अगर आपकी सैलरी 1000 यूरो है, उसमें से कितनी सेविंग हो जाती है आप ये बता दें। रिहाइश कितने की है, खाना पीना कितने का है, तो पीछे कितने पैसे बच जाते हैं ये बता 1000 दें। में से। 1000 में से 1000 में से जो नॉर्मली रेंट जितने हमारे दोस्त रह रहे हैं ना 250 260 270 तक रह रहे हैं, ये नॉर्मल रेंट हर जगह पे है ही है, ठीक है। और जो खाना है वो डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ओवरऑल एवरेज निकालें तो 150 से 200 जो है खाने का भी लग जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल है 150 200 हो सकता है। ठीक है, 500 अब कर लेते हैं खाने का टोटल, ठीक है। इधर रैश का और उसका खाने पीने का खर्चा 500, नहीं पीछे 500 तो नहीं, 400 कर लेते हैं, चलो 450 400 450, ठीक हो है। सकता है, और बाकी जो है बचे वो आपकी बचत है। बाकी जो बचे हैं वो बचत है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे ये बता दें, ट्रांसपोर्ट ये जो गाड़ी जा रही है, ये बस जा रही है, इसी बसों पे हमने काम पे जाना होता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है काम पे जाने के लिए, बसें ही हैं। साइकिल वगैरह इधर साइकिल चलती है कि नहीं चलती? बाइक
बाइक का भी है ऑप्शन, लेकिन उसके लिए आपको जॉब क्लास में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। नहीं, उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए ना बाइक के हाँ, लिए। लाइसेंस चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास है आप चला सकते हैं, और दूसरा साइकिल आप ले सकते हैं और चला भी सकते हैं। साइकिल, ये साइकिल का मैं जवाब देता हूँ, भाईजान साइकिल आप इधर नहीं चला सकते। ये वीडियो भी मैं जब से बना रहा हूँ आपने देखा होगा, एक साइकिल भी नहीं है, ना ही मैं इधर अगर घुमाऊंगा कहीं पे भी, इधर कहीं भी साइकिल जवाब नहीं है। देता हूँ मेरा भाई, ये जो है ये तो जाता है ऊंचे नीचे रास्तों में, आप सारा ही माल्टा ऊंचा नीचा है ना। अकोमोडेशन ले, जहाँ रास्ता सीधा हो, जहाँ साइकिल इजी चलाई जाए। नहीं नहीं, अच्छा आप बताइए, यहाँ पे सारा रास्ता ऊपर नीचे है ना, साइकिल नहीं चल सकती कहीं पे भी इधर? साइकिल तो मैंने कम ही देखी है इधर, साइकिल नहीं है इधर, ठीक है, क्यों साइकिल पे आप काम नहीं जाए, बसों पे जाना पड़ता है, बसें इधर, लेकिन ये अच्छी बात है कि फ्री है। अच्छा, बसें फ्री तो हैं, टाइम पे आती भी हैं कि नहीं आती, ये आप बताएं, टाइम पे आती हैं बसें? सम टाइम तो कभी 2-4 मिनट पहले भी आ जाती है, और कभी ऐसा होता है कि निकल जाती है, पता ही नहीं चलता, फिर 35 से 40 मिनट जो है 50 मिनट कभी घंटा भी वेट करना पड़ जाता है। दुबई में तो आपको कंपनी रूम से आके उठा के लेके जाते हैं और रूम पे छोड़ के जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइकिल वगैरह जो है वो नहीं चला सकती, इधर जाना आना बसों पे ही पड़ता है, और बसों का ये मैं आपको बता दूं कि बसों पे बहुत बंदा ना वो हो जाता है, लेट हो जाता है। अभी आपने आने के बाद सबसे पहला क्या काम किया है? आप परसों पहुंचे उधर, सबसे पहले आपने क्या काम किया? रूम लिया है ना आपने? सबसे पहले अच्छा, रूम ले लिया, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है? अब आपको हाउसिंग अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि हाउसिंग अथॉरिटी होएगी। और आपने मेडिकल करा लिया कि नहीं करा लिया? मेडिकल कल कराऊंगा बर्थडे पर। ओके, मेडिकल। और अच्छा, ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने रूम आने से पहले जो लोग लेना चाहते हैं, रूम आपने कैसे लिया? रूम आप, कोई बंदा आ रहा है वो आने से पहले रूम कैसे ले सकता है? सर जी, अगर तो आपका कोई जानने वाला है तो रूम ले सकते हैं। इवन आपका ग्रुप है उर्दू का एक, हाँ। उसमें काइंडली हम लोग शेयर करते हैं मैसेज अगर किसी को चाहिए, क्योंकि किसी का अगर रेफरेंस है तो वो ले सकता है, अदरवाइज अगर नहीं कोई बंदा आता है तो उसके लिए थोड़ा रूम लेना इधर बहुत मुश्किल हुआ है। अच्छा, अगर किसी को रूम नहीं मिलता और वो फिर भी काफ़ी उसने ट्राई किया है, उसको रूम नहीं मिल रहा, तो रूम नहीं मिल रहा, मुझे बताओ, रूम अगर जिसको नहीं मिल रहा, यहाँ पे मैंने सुना है कि वो आके हॉस्टल में रह सकते हैं, ठीक है? हॉस्टल में रह सकता है, पर डे तकरीबन 35 से 40 यूरो उसके जाएंगे। पर डे 35 से 40, हाँ, पर डे 35 से 40 यूरो है। कुछ रूम ऐसे भी हैं हॉस्टल जो 10 यूरो पे भी, एक दिन का 10 यूरो भी लेते हैं, उनमें भी आप रह सकते हैं विदाउट फूड, ठीक है, फूड वगैरह अपना। और इसमें यह है कि जब तक आप उसमें रहें, उसमें रह के आप इधर रूम वगैरह ढूंढ लें। रूम अगर किसी को नहीं मिल रहा तो उसको मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इधर उधर जो शॉप्स हैं ना, ये जो शॉप्स हैं या इधर वो जो जितनी भी दुकानें हैं, आप किसी दुकान पे जाएं, उनसे पूछें कि यार मैं नया हूँ तो मुझे इस एरिया में कहीं पे रूम चाहिए, वो आपको बता सकते हैं। किसी शॉप वाले को पता होता है, क्योंकि लोग आते रहते हैं उनके पास, तो उनको पता होता है रूम यहाँ पे कहीं अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गर्मी है कि नहीं, और इधर रूम में एसी मिल जाता है कि नहीं मिलता? विदाउट एसी इस मौसम में, जुलाई में रात को सोना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, फिर यही वाली लाइफ इजी है, मुश्किल भी है, लेकिन दोनों सूरतें हैं, डिपेंड करता है आपके पास हौसला कितना है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर रूम में एसी नहीं मिलता, हम आपको खुद ही बता देते तो हैं। ये है कि अगर पंखा स्टिल चलता रहे, आपकी तरफ उसका रुख हो, तो नींद आ जाती है। अच्छा, अगर एक पक्का 2 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है। तो बाकी गर्मी पाकिस्तान और जितनी भी एशिया कंट्री है उनकी निस्बत तो कम है, लेकिन है। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं, आपने ये क्या देखा कि इधर सबसे ज़्यादा कौन सी नेशनलिटी के लोग आए हुए हैं एशिया से ये काम करने के लिए? पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, या फिर बांग्लादेश के? आपने कौन से सबसे ज़्यादा लोग देखे? ऐसा है कि अभी हम आए हैं नए ना, तो हम तो इन एशियन को तो देखते ही नहीं है ना। नहीं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेपाल, नहीं, यहाँ से सबसे ज़्यादा नेपाल के लोग इधर आके काम कर रहे हैं, ठीक है। नेपाली बहुत ज़्यादा है इधर, ये भाई आपको बताते हैं, जो है ना वो इजी मिल जाता है। हाँ, नेपाल के लोगों को वीज़ा सबसे ज़्यादा इजीली मिल जाता है, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा अभी तक पाकिस्तान से डायरेक्ट भी कोई आया कि सारे लोग दुबई से ही आते हैं यहाँ पे? आपने पाकिस्तान से कभी सुना? हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मिले हैं मुझे। अच्छा, और एक बड़ी मज़े की बात ये है कि हमने इससे औज़ों से काम किया और अपना VFS में पासपोर्ट सबमिट किया, और कहते हैं माल्टा ट्रांसफ़र हो गया, फॉरवर्ड कर दिया, उधर से ये आ रहा है, ये है ट्रांजिट। तो ऐसा कुछ नहीं है, पासपोर्ट वहीं रहता है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका 4 दिन में वीज़ा पासपोर्ट वापस मिला है उनको। अच्छा, 4 दिन में वीज़ा लग के आ गया? हाँ, अच्छा, वीज़ा मिला है। और एक भाई है जिनका 7 दिन में वीज़ा मिला है। लेकिन आपका वीज़ा कितने दिन में पासपोर्ट मुड़ के आया? मेरा वीज़ा मिला है 76 डेज। और ये बात अब की नहीं है, ये बात है 2020-21 की नहीं ना बात करें, अभी आजकल की बात करें। आपका वीज़ा कितने दिन बाद मुड़ के आया था?
हमारा वीज़ा आया था भाई तकरीबन 2 मंथ बाद। पासपोर्ट आपका 2 मंथ बाद जी, आया था, जी। आपका कितने दिन बाद आया था जी? जी मेरा 76 मतलब 2.5 महीने बाद है। 2.5 महीने बाद। आपका पासपोर्ट कितने दिन बाद? मेरा भी यही 80 डेज लगे। 80 डेज बाद आया था, ठीक है। इन भाई का 80 डेज के बाद पासपोर्ट आया था। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं यार मेरे 60 डेज हो गए, मेरे 55 डेज हो गए हैं। तो ये आप टेंशन छोड़ दें, पासपोर्ट जो है वो कुछ लोगों का 60, कुछ लोगों का 70, कुछ लोगों का 80 डेज में भी आता है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ऐसा भी होता है जिस लड़के ने अगर जो फाइल सबमिट करता है ना, जब VFS में रेडी करके अपॉइंटमेंट लेता है, कोशिश करें मंथ के मिड में करें फाइल सबमिट, जैसे कि 12, 13, 14, 15 या 20 तक। उसका चांस होते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर 55 और 60 डे में वो पासपोर्ट आने के चांस होते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं यार कि वीज़ा रिजेक्शन के कितने चांस हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर ओजो ने 100 बंदों को सिलेक्ट किया था, 100 में से कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ होगा आपको? कितना? मजे की चीज़ ये है कि ओजो के जितने एप्लीकेंट हैं, ओजो एक ब्रांड है माल्टा का। अच्छा, इसकी तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन होती है उस बंदे की अपनी वजह से कि उसने कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाए हैं, उसका लीज एग्रीमेंट कोई में मसला आ सकता है, कोई फेक है या कोई ऐसा सीन है, और उसने शायद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगा दिए हों, ये सीन हो जाता है। और सम टाइम पता है अभी बीच में रिजेक्शन जो आई कि एक ही ओनर के बहुत सारे ही लीज एग्रीमेंट चल रहे हैं। जितने भी एप्लीकेंट हैं सारे जो VFS में फाइल सबमिट कर रहे हैं, एक ही ओनर है। अच्छा, तो उसमें कोई एक आधी फाइल डीपली चेक हो गई तो फिर वो ओनर को भी चेक कर देंगे वहाँ भाई इसके पास इतने अपार्टमेंट हैं भी या नहीं। अच्छा, तो इस तरह भी किसी की बैड लक हो सकती है हमारे भाई की, और इस वजह से भी रिजेक्शन हो जाती है। बाकी ओवरऑल जिनका इंटरव्यू आता है उसमें की भी वजह यही होती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, डिग्रियाँ, और जो ऑक्यूपेशन होता है ओजो में वो लेबरर है या क्लीनर है या हाउसकीपिंग है या कोई और है, तो इसलिए वो उसको भी मैच करते हैं कि यार इस बंदे के पास क्वालिफिकेशन इतनी है और इसका जो ऑक्यूपेशन ये है। अच्छा, डिग्री वाले से भी वो इंटरव्यू डाल देते हैं। एक सवाल मेरे ज़हन में और आ गया कि डिग्री का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि जिन लोगों के पास डिग्रियाँ हैं उनको डिग्रियाँ टेस्ट कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं है? क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं उनके पास डिग्री है ही नहीं है, उनके भी वीज़े लगे हैं, तो फिर डिग्रियाँ टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये भी ऐसा है, टेस्टेड करवानी है आपने अपने लिए करवा लें, कभी कल आगे ज़रूरत पड़ जाए तो वो अलग बात है। वैसे डिग्री नहीं चाहिए? वैसे डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है ना, तो वो VFS में फाइल सबमिट करने जा रहा है तो वो कोशिश करे मैट्रिक के साथ, सिर्फ मैट्रिक की डिग्री नफ है, ठीक है? ताकि वो उतना ही हो कि ताकि उसके ना इंटरव्यू आए, कोई परेशानी ना बने, हाँ, और उसका काम हो जाए। ठीक है, मैट्रिक की डिग्री सिर्फ होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा लोग कहते हैं FSC की डिग्री टेस्ट कराऊं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री टेस्ट कराऊं। भाईजान यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो उन्हें चाहिए ही नहीं है, ना ही टेस्ट कराना तो दूर की बात डिग्रियां चाहिए। आपने अपनी कोई डिग्री लगाई थी साथ? कोई नहीं लगाई? नहीं, मैंने तो खाली मैट्रिक की लगाई है, वो भी टेस्टेड नहीं थी, ठीक है? वो भी टेस्टेड नहीं है। बेसिकली ऐसा होता है कि जितने आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इतने वो आप इतना फंसते जाएंगे, ठीक है? जी, तो अच्छा, इसलिए आप कोशिश करें कि डिग्रियां लगाई नहीं? चेक लिस्ट है उसको फॉलो करें और सिंपल जो फाइल बनाएंगे उसी पे आपका वीज़ा लगने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो वो आपकी फाइल को फिर डीपली चेक ठीक है। करेंगे। उसमें ये होता है कि ये फिर अच्छा, डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है? डिग्री भी नहीं चाहिए। एक और सवाल में एक्सपीरियंस लेटर का मुझे बता दें, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए पिछली कंपनीज के? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए ना एक्सपीरियंस लेटर? मैं भी आपको ये बताता हूँ कि एक्सपीरियंस लेटर लोग कहते हैं जी हम कोई फेक बना लें, हम लगा दें अपना, हम इस जॉब में सेलेक्ट हुए हैं। एक्सपीरियंस लेटर डॉक्यूमेंट्स है वही लगाएं आप। एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर कोई लगाया था अपनी पिछली कंपनीज के? एक्सपीरियंस लेटर लगाए थे आपने? नहीं, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस लेटर था ही नहीं जो हम लगाए। हाँ, ठीक है। और कोई जरूरत नहीं है आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेटर लगाने की। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया था कोई नहीं भाई। पिछली कंपनी? अच्छा, एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं चाहिए। ये देख लें, मैं आपको सारी जो चीज़ें सीधी बता रहा हूँ कि लोग फेक एक्सपीरियंस लेटर बनाने लग पड़ते हैं कि हमारा वीज़ा ना रिजेक्ट हो जाए। सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल कंपनीज काफ़ी सारी हैं पुलिस क्लियरेंस, वो लगा लें तो अच्छी बात है, ठीक है? ये सवाल भी होगा कि आपको ना ही डिग्रीज चाहिए इसमें पासपोर्ट सबमिट कराने टाइम और ना ही आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए।